चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आशीष बहेती और अमित सेठ पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता होंगे और साथ ही मार्केट टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे और आशीष से जानेंगे कि रुपये की कमजोरी से शुगर स्टॉक्स में क्यों मिठास पड़ सकती है। ये सब कुछ ही देर में। इससे पहले एक नज़र मार्केट पर। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सब डे हाई पर और एक बार वापस 20 डे को डिफेंड करके मार्केट मूव ऑन करता हुआ अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ अब इस समय टीसीएस निफ्टी का टॉप गेनर 0.25% ऊपर। आज का हमारा पहला चार्ट जीपीटी स्टॉक का एक चार्ट जीपीटी स्टॉक था टीसीएस। इसके अलावा टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक यहाँ पर अच्छी तेज़ी। इस साथ में आयशर मोटर्स ये भी तेज़ी में। मंदी वाले शेयरों में इटर्नल 300 के नीचे अब सेटल होता हुआ 293 पर। इसके अलावा अगर आप एफएनओ शेयर्स देखें तो पेट्रोनेट एलएनजी टॉप गेनर है, 3.5% की तेज़ी यहाँ पर। वरुण बेवरेजेस 2% ऊपर है। आईटी में, मिड कैप आईटी में एम्फेसिस, परसिस्टेंट, कुफोज यहाँ पर तेज़ी अच्छी खासी। और जो स्टॉक्स नीचे हैं उनमें बायोकॉन और केन्स टेक्नोलॉजीज। श्रेय, बिल्कुल, तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम नज़र आ रहा है और ये आपने लिखा जोखा अभी तक के मार्केट का समझ रहे हैं। लेकिन अब हमारे गेस्ट इंट्रोड्यूस करा देती हूँ मैं आपको। सचिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास सालुंके जी इस शो में, और पिछले शो से आशीष बहेती जी और अमित सेठ मौजूद है हमारे साथ। सचिन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त के आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली आई थिंक मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी डिस्प्ले किया है। मुझे लग रहा है एक अच्छा फ्लोर यहाँ पर सेट हो चुका है 25,900 के आसपास। मुझे लग रहा है अगला जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो लगभग अराउंड 26,220 के आसपास का है। मुझे लग रहा है वहां तक कोई मेजर हर्डल स्टॉक इंडेक्स में नहीं है, तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन ऑफ रैली होगी। एंड जिस तरीके से आईटी का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर अभी भी टीसीएस में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 3200 के कॉल राइटर जोन को इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार कर दिया है। एंड मुझे लग रहा है आज के सत्र में ही इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज लेवल मुझे लग रहा है अचीव हो जाना चाहिए, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 3320 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर 100 पॉइंट की मूव अनलॉक होनी बाकी है। तो यहाँ पर टीसीएस में फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 3205 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 3320 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3450 का। इनफैक्ट अगर मेजर चार्ट भी देखें तो वहां पर एक राउंडिंग बॉटम या फिर अक्यूमुलेशन पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स 3450 के आसपास प्लेस्ड है। सो पहला स्टॉक होगा टीसीएस में खरीदारी करने की सलाह 3320 3450 के टारगेट के लिए। जो सेकंड स्टॉक है वहां पर मुझे लग रहा है काफी महीनों के बाद एक अच्छा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेजेस। एक अच्छा डिक्लाइनिंग सीक्वेंस यहाँ पर ऑनगोइंग था, वो डिक्लाइनिंग सीक्वेंस से फिलहाल एक ब्रेकआउट हुआ है। एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ चुका है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 565 के आसपास प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर 520 के आसपास का स्विंग इमीडिएटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर वरुण बेवरेजेस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। 482 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड ट्रेड को वापस रिव्यू करना है लगभग अराउंड 520 के आसपास। ओके, चलिए तो ये हो गई सचिन जी की दो ट्रेड्स इस समय की। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो ओवरऑल मार्केट में एक रिवर्सल देखने मिल रहा है, बट मेरे दोनों पे काउंटर है। उसमें से एक आईटी है, केपीआईटी टेक मुझे स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे। जिस हिसाब से कल भी हमने देखा है कि 200 डीएमए पे कंफर्टेबली क्लोज हुआ था और आज भी उसके ऊपर ही सस्टेन होते हुए देखने मिल रहा है। तो ऊपर में मुझे लगता है 1330 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 1250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिल रहा है 200 डीएमए का, तो उसी सपोर्ट से इसको बाय किया जा सकता है। ऊपर में मुझे लगता है 1330 के आसपास एक टारगेट देखने मिलेगा। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा अंबुजा। अंबुजा यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ से मुझे लगता है एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। जो रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट रेंज थी उसकी 534 और 540 के बीच में थी। कल उसने ऑलमोस्ट उसके आसपास एक लो बना के वहां से एक आज इंट्राडे में एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो 534 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाया जाए और ऊपर में 570 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है अंबुजा में आते हुए देखने मिल सकता है। एक अच्छा पुल बैक और अच्छा बाउंस बैक
रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो अंबुजा मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है और हमने हमारे क्लाइंट को भी ये काउंटर रिकमेंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें लगता है कि 570 का टारगेट आते हुए देखने मिलेगा 534 के स्टॉप लॉस से। ओके, केपीआईटी टेक और अंबुजा सीमेंट ये हो गए विकास जी के पिक। यहाँ पे खरीदारी की राय, दोनों स्टॉक्स रडार पे रखे। आशीष बहेती जी, आप बताइए आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? जी श्रेया जी, पहला जो स्टॉक रहेगा वो वेदांता पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है, तो यहाँ पे 532 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है 555 तक के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक है वो रिपीट है, पॉलिसी बाजार, ये हमने सुबह भी डिस्कस किया था और यहाँ पे मोमेंटम और बढ़ते हुए देखने मिल रहा है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1850 का एसएल मेंटेन करना है। हमारे जो इनिशियल टारगेट थे 1880, स्टॉक उसके काफी आसपास में आ चुका है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इसमें फ्रेश रिवाइज टारगेट के लिए इसमें पोजीशन में रिटेन किया रहा जा सकता है। 1910 का रिवाइज टारगेट रहेगा इसमें। ओके, चलिए अब अमित जी के पास चला जाए। अमित जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की? जी अनुज जी, पहला रहेगा इन्फोसिस। इन्फोसिस काफी स्ट्रांग है, यहाँ पे भी हम पिछले 5-6 दिनों के हाईज का एक रेंज ब्रेकआउट देख रहे हैं। स्टॉक फाइनली इन्फोसिस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रॉस किया इसने 1575 पे, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1575, 1575 और टारगेट्स रहेंगे 1630 के। सेकेंड स्टॉक मैं लेना चाहूंगा मेटल से, दैट इज हिंडाल्को। थोड़ा सा इसने गेन जरूर गिव अप किए इंट्राडे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। एक पुल बैक ट्रेड है, मूविंग एवरेजेस से बाहर आ रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 814 और टारगेट्स रहेंगे 840 के। ओके सॉरी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए एलेक्सा इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता मौजूद हैं। दीपन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आप जरा इस समय मार्केट पर क्यों इतनी नर्वसनेस है? क्या ये रुपये का इम्पैक्ट है पूरा का पूरा या कुछ और? अनुज, गुड मॉर्निंग और आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मार्केट एक ट्रिगर ढूंढ रहा है टू टेक इट टू बियॉन्ड द ऑल टाइम हाई इन अ कंक्लूसिव वे। और ये जो यूएस के साथ में डील जो डिले हो रही है और ये रुपये का डिप्रिसिएशन है और रिलेंटलेस एफआई सेलिंग की वजह से थोड़ी बहुत कंसर्न्स है इन्वेस्टर्स के माइंड में। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अनुज, दिस आर ग्रेट टाइम्स। अगर आपको इक्विटी एक्सपोजर इंक्रीज करना है तो ऐसा ही समय कि आपको पूरी फायदा लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स आर जनरली सॉफ्ट। आपको अपने दाम से शेयर्स मिल जाएंगे और हमें लग रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर में इवन स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है, जिसकी वजह से फिर से वहाँ पर इंटरेस्ट आ सकती है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, लार्ज कैप स्टॉक्स स्टार्ट टू डू वेल, इंडेक्स रीचेज न्यू हाई और फिर लैग इफेक्ट में वी आर सीइंग स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स आल्सो कमिंग इनटू प्ले। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी आई डोंट हैव सो मच ऑफ अ कंसर्न अबाउट मार्केट मूविंग साइडवेज और करेक्टिंग। और ये एक अच्छा फेज है, क्वाइट फेज है। चलती गाड़ी में चढ़ने से पहले बेटर टू गेट इनटू अ कोच लाइक दिस व्हिच इज स्टैटिक बट व्हिच कैन टेक ऑफ एनी टाइम। ओके, तो फिलहाल ये व्यू हो गया दीपन जी आपका मार्केट पर। लेकिन इंडिगो देखिए आप जिस तरीके से टूटा है सर आज के सत्र में, 100 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन कल भी हो रही थी, आज भी वही है, और उनका जो मैन पावर क्रंच है, ऐसे मूड माहौल में इंटरग्लोब एविएशन पर क्या व्यू बन रहा है आपका? गुड मॉर्निंग। देखिए, इवन आफ्टर सो मच ऑफ नेगेटिव न्यूज, इंडिगो की करेक्शन केवल 1% है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अंडरलाइंग कितनी स्ट्रेंथ है उनके बिजनेस मॉडल में और एक्चुअली ऑन द काउंटर ऑन टेक्निकल बेसिस एज वेल, क्योंकि जो बेसिक उनकी पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जिस हिसाब से उन्होंने मार्केट शेयर क्रिएट किया है, आई थिंक लग नहीं रहा है कि अगले कुछ सालों के लिए भी ये मार्केट शेयर में थोड़ी भी गिरावट आ सकती है। और बेसिक इनका जो लो कॉस्ट ऑपरेटिंग मॉडल है, दैट हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। प्रमोटर का कितना सेलिंग आने के बाद भी द स्टॉक इज जस्ट अबाउट 10-11% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, यानी कि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया है। और मेरे ख्याल से अगर आप ट्रैवल टूरिज्म में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, then Indigo is one of the best stocks to play that particular investment theme. हमारा और हमारे clients का investment है Indigo में as a measure of disclosure। और ये जो कंपनी है, I think it is can be a consistent growth performer for the next several years or so। काफ़ी हद तक प्राइसिंग पावर आ चुकी है और जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस स्टेबल है, आई थिंक उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन एक वार्निंग है कि ये क्वार्टर
यानी कि दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी बहुत ही खराब आ सकते हैं प्योरली बिकॉज ऑफ ये फॉरेक्स इम्पैक्ट। अगर आपने देखा होगा सितंबर क्वार्टर में लॉस पोजीशन थी बिकॉज ऑफ मार्क टू मार्केट लॉसेस इन फॉरेक्स, और उसके बाद रुपी और भी घटा है। तो वी शुड एक्सपेक्ट अ वेरी बिग नेगेटिव शॉक आई वुड से कमिंग फ्रॉम इंडिगो। लेकिन अंडरलाइंग बिजनेस मोमेंटम अच्छा है, और ये क्वार्टर अगर आप डिस्काउंट कर देते हैं गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इसका पोटेंशियल अच्छा है, काफी अच्छे तरीके से कैपेसिटीज भी बढ़ रही है। हम्म एक स्टॉक जिसने सबसे शानदार कमबैक दिखाया, इनफैक्ट निफ्टी का इकलौता स्टॉक 52 वीक हाई पर, और कैसे सिचुएशन बदलती है, वो एशियन पेंट्स। आज फिर 52 वीक हाई स्टॉक में और 2300-2400 से एक वन वे रैली। क्या व्यू रहेगा अब यहाँ पर? एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि क्लास इज परमानेंट, लेकिन अब इस लेवल पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए ऑन द होल द पेंट इंडस्ट्री में इतना आई वुड से कि इतनी ज़्यादा फैंसी हमारे हिसाब से नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि बेसिकली जो उनका अंडरलाइंग फंडामेंटल इंडस्ट्री का है वो चेंज हो चुका है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। अब 2 या 3 प्लेयर नहीं है, 7-8 प्लेयर्स है। और ये जो हम रिबाउंड देख रहे हैं एशियन पेंट्स में सर्टेनली जस्टिफाइड, बहुत डीप करेक्शन हुआ था, और जैसे-जैसे कंपैरेटिव प्रेशर थोड़े कम होते हैं, डेफिनिटली थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन कैन वी पे सच अ हाई पी मल्टीपल फॉर अ इंडस्ट्री लाइक दिस? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि इज इट जस्टिफाइड, क्योंकि और सारे जो बिजनेसेस है जहाँ पर इतनी ज़्यादा कंपैरेटिव प्रेशर्स है और ओवरऑल वॉल्यूम भी इतने सारे, मैंने इट्स कम डाउन टू 8-9% ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। तो क्या ये पी मल्टीपल जस्टिफाइड है? आई एम नॉट सो श्योर। इसलिए ज़रूर से आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग रैली हमने देखी है एशियन पेंट्स में। बट मेरे ख्याल से अगर आप 3 या 5 साल के व्यू बेसिस पे निवेश करेंगे, तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज़ पेंट कंपनीज़ शुड गिव सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस। ओके। ये तो एशियन पेंट्स पर बात होगी दीपन जी। अच्छा, एचयूएल से डीमर्जर होकर क्वालिटी वॉल्स अब निफ्टी 50 इंडेक्स में दिसंबर 5 को शायद इंक्लूड हो जाए, और वाडीलाल पर मैंने आपका व्यू सुना था, काफ़ी पॉजिटिव है। तो एचयूएल पर आपकी राय क्या होगी? देखिए एचयूएल पर व्यू नेगेटिव है हमारा, और एचयूएल और बाकी जो भी एफएमसीजी कंपनीज है वहाँ पर एक स्ट्रक्चरल स्लोडाउन हमने देखा है। उनकी वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो है लो सिंगल डिजिट हो गई है, और ये जो क्विक कॉमर्स की वजह से और मॉडर्न ट्रेड की वजह से उनके मार्जिन्स पर, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स पर भी ज़रूर से असर होगा। इसलिए आई थिंक सभी जो एफएमसीजी कंपनीज है इंक्लूडिंग एचयूएल है, गोदरेज कंज्यूमर है, डार्बर है, नेस्ले है, आई थिंक वहाँ पर स्ट्रक्चरल स्लोडाउन हमें देखने को मिलेगा, और धीरे-धीरे वहाँ पर वैल्यूएशंस भी कंप्रेस हो जाएँगे। इसलिए अगर आपके पास इस इंडस्ट्री के शेयर्स है, तो आपको एकदम सावधान हो जाना चाहिए। आई नो बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएटर्स बने हैं, बोनस पे बोनस देते हैं, डिविडेंड्स भी अच्छे देते हैं, बायबैक भी करते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं है। और अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो यू हैव टू गो फॉर ग्रोथ कंपनीज। और ये जो सेक्टर है सर्टेनली इज नॉट लुकिंग एज अ ग्रोथ सेक्टर। इंडिया की जो कंजम्पशन बास्केट है 2025 में वो बहुत ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू 2015 और एज कम्पेयर टू 2005, जहाँ पर ये कंपनीज प्रॉस्पर कर रही थी। आई थिंक अभी काफ़ी सारे और खर्चे हैं इन दी एवरेज हाउस होल्ड, जहाँ पर ये खर्चे बढ़ रहे हैं, और आपको उन इन्वेस्टमेंट थीम्स को स्टडी करके रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए, नॉट एफएमसीजी स्टॉक्स जहाँ पर काफ़ी आई वुड से मैच्योर बिजनेस हो गया है। मीनवाइल मार्केट देखिए अब जरा डे हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ, और 26,044 पर अब निफ्टी निकल कर आता हुआ। अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियरली आईटी लीड कर रहा है इसे। दीपन जी, आईटी स्टॉक्स में मुझे पता है आपका मिड कैप आईटी पर हमेशा पॉजिटिव नज़रिया रहा है। यहाँ पर टॉप पिक्स क्या होंगी मिड कैप आईटी में? एक तो अनुज हमारा आईटी पर व्यू नेगेटिव था, और अभी भी लार्ज कैप आईटी पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नेगेटिव है, लेकिन आई कैन स्मेल, लग रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग रैली आ सकती है इन लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी भी, और पूरे सेक्टर में एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग रैली आ सकती है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स और सो। एक तो रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से इनको फायदा होगा ओवर द लॉन्गर टर्म। दूसरी बात ये है कि जितने सारे उन्होंने जो नए-नए प्रोजेक्ट्स, एंगेजमेंट्स उन्होंने साइन अप किए हैं, आई थिंक नेक्स्ट 2026 में दे शुड स्टार्ट गेटिंग इनटू इम्प्लीमेंटेशन फेज। और ओवरऑल यूएस इकोनॉमी की जो पोजीशन है इज नॉट एज बैड एज एक्सपेक्टेड, और कहीं ना कहीं
ये एआई का बेनिफिट उनको ज़रूर से मिलेगा। तो दैट इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड। नेगेटिव में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे 30 साल के अनुभव में, 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा फ़ेज़ नहीं देखा है कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रेंड, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है एंड दैट हैज़ कंप्लीटली एस्केप्ड द आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़। अगर आप देखेंगे तो पहले Y2K था, इंटरनेट था, एप्लीकेशन डेवलपमेंट था, रिमोट सर्विसेज़, इतने सारे टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स आए और उसकी वजह से आईटी कंपनीज़ के प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी, काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन ये जो एआई की जो ट्रेंड है, जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी ट्रेंड है, दैट सीम्स टू हैव कंप्लीटली एस्केप्ड इंक्रीजिंग द अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ आईटी सर्विसेज कंपनीज़। इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन ज़रूर से शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली इज़ अंडर वे एंड इट मे गैदर मोमेंटम। ओके, शॉर्ट टर्म में आईटी स्पेस को लेकर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं आप दीपन जी। वैसे मेरे पहले प्रश्न में आपने कहा कि एफएमसीजी, एचयूएल, नेस्ले वाले स्टॉक्स आपने बताए वेल्थ क्रिएटर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो अब चीज़ें अब ठंडी पड़ रही है। आपके लिहाज से नेक्स्ट वेल्थ क्रिएटर कौन से स्पेस से होगा? ये तो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन हो गया। बट जनरली आप देखेंगे तो वी हैव, अगर अगर आप आप बता ये पाए जो सर हमारे सितंबर, दर्शकों को। नहीं देखिए, अगर सितंबर क्वार्टर्स के आंकड़े देखेंगे तो वेयर हैज द ग्रोथ कम फ्रॉम? तो ग्रोथ हैज कम फ्रॉम ज्वेलरी स्टॉक्स। तो टाइटन से लेके कल्याण ज्वेलर्स है, सेनको गोल्ड है, ऑल ऑफ देम हैव डन वेरी वेल। और वहां पर एक कंपनी, यूजुअल डिस्क्लोजर, वी एन आर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड, एक स्काई गोल्ड करके नई लिस्टिंग है जो कि ज्वेलरी बनाती है फॉर दीज रिटेल चेन्स। उनका एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं है, बन सकता है। रीजनेबल वैल्यूएशंस है और बहुत ही अच्छे ग्रोथ डायनामिक्स है। देन हमने इंडिगो के बारे में बात किया, सो ट्रैवल टूरिज्म पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स इंडिगो रिमेन्स अवर प्रेफर्ड प्लेयर। उसके अलावा काफ़ी नीश प्लेस भी है, जैसे कि यात्रा ऑनलाइन है, जो कि एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है। और फिर एक वीज़ा प्रोसेसिंग कंपनी है, BLS इंटरनेशनल, उस पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। और इसके अलावा आई थिंक जनरली इफ यू सी, जो सोलर इक्विपमेंट, विंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनकी काफ़ी अच्छी तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रही है। काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन प्लान्स भी ऑन स्ट्रीम जा रहे हैं। और अब काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पर ये कंपनियां ट्रेड कर रही है, राइट फ्रॉम वारी एनर्जीज है, या फिर प्रीमियर एनर्जीज है, इंसोलेशन है, विक्रम सोलर है। आई थिंक ऑल ऑफ दीज कंपनीज के नतीजे बहुत ही बढ़िया आए हैं। रिसेंटली एक नई लिस्टिंग आई थी, MV वोल्टेक, आई थिंक इफ आई गेट द नेम राइट। आप उसके नतीजे देखिए ऑन लिस्टिंग, बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं। और दे आर सिटिंग ऑन मल्टी ऑर्डर बुक पोजीशन, तो ये ग्रोथ एवेन्यू दिख रहा है। एंड सेम इज द केस विद विंड पावर। सो आई वुड से कि बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, बहुत सारी सेक्टर्स आल्सो आर डूइंग वेरी वेल। मार्केट की ट्रेंड पिछले कुछ हफ्तों में सॉफ्ट है, लेकिन अंडरलाइंग अर्निंग्स मोमेंटम अच्छी लग रही है और एक समय आएगा कि एक ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा। चलिए, एक समय आएगा ब्रेकआउट मिल जाएगा। वैसे ब्रेकआउट्स आए भी हैं बीच बीच में, बस ये है कि वो टिक नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया दीपन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपए की गिरावट से बाजार चिंतित है, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो जिनके लिए पॉजिटिव भी है, जिसमें आईटी सबसे ऊपर है। लेकिन एक और सेक्टर है शुगर, जिसको एक्चुअली इस गिरावट का फ़ायदा मिल सकता है। आशीष से जानते हैं पूरी डिटेल्स। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग। और शुगर की मिठास इससे बढ़ सकती है। दरअसल अगर आप देखें तो बड़ी चिंता थी कि ग्लोबल मार्केट्स में जो भारतीय शुगर है कैसे कंपिटिटिव हो पाएगी इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। अब दरअसल इंडस्ट्री के कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 1 लाख टन जो है ये एक्सपोर्ट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हो गए, इनफैक्ट शिपमेंट्स भी हो गए। और आपको याद होगा कि नवंबर में सरकार ने 15 लाख टन एक्सपोर्ट का जो है कोटा वो तय किया था। अब दरअसल आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक तो रॉ शुगर की कीमतें बहुत ज़्यादा घट गई हैं, साथ में ब्राज़ील और साथ में जो है थाईलैंड से सप्लाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के चलते जो भारतीय कीमतें हैं वो कंपेटिटिव नहीं थी। अब दरअसल क्या हो गया, क्योंकि रुपए में गिरावट आ गई है और ज़्यादातर आप देखें तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 88 रुपीज़ पर डॉलर के आसपास देखने को मिले। और एक्सपोर्ट्स क्योंकि डॉलर टर्म्स में होता है, रियलाइजेशन रुपीज़ में होते हैं, तो करेंसी का कन्वर्जन बेनिफिट जो है ये एक्सपोर्टर्स को मिलता है। तो अब एक्सपोर्टर्स ने क्या किया है, जो डिफरेंस इन्हें मिल रहा है करेंसी एक्सचेंज का, इसको एज अ डिस्काउंट की तरह ये ऑफर कर रहे हैं। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो भारतीय कीमतें हैं शुगर की, ये थोड़ी सी ज़्यादा कंपिटिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इंडस्ट्री की मांग ये है कि कोटा फर्दर बढ़ाया जाए। दरअसल इस साल जो है सरप्लस देखने को मिल सकता है
और इंडस्ट्री मान रही है कि और हेडरूम है कोटा बढ़ने के लिए। और साथ में अगर आप देखें तो इस कम्पिटिटिव एडवांटेज के चलते आप देख सकते हैं कि श्रीलंका है, अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट, यहाँ से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो हालांकि अभी ये स्टॉक्स ठंडे पड़े हुए हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि और रीसेंट डेवलपमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर कैसे होंगे, इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। लेकिन तब तक आप बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका शुगर, धामपुर, मवाना, EID पेरी सभी स्टॉक्स को रडार पर रख सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज रेडार पर रहेंगे, जहां पर आज अच्छा मोमेंटम है शुगर स्टॉक्स। अब हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या कर रहे हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। पहले स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। इस समय आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे अगर मोमेंटम अगर देखा जाए तो मोमेंटम आ रहा है आईटी स्टॉक्स में, और आईटी स्टॉक्स ने काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को भी क्रॉस किया है। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि टीसीएस, इन्फोसिस और कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकते हैं विद अ शॉर्ट टर्म व्यू। स्पेसिफिकली हमें कोफोर्ज अच्छा लग रहा है, जो 1950 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1910 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 2010 के लेवल्स दिखा सकता है। तो कोफोर्ज को एक खरीदना चाहिए करंट लेवल से, ये एक अच्छा लग रहा है हमें। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि कुछ मेटल स्टॉक्स में भी तेजी बनेगी, क्योंकि डॉलर में थोड़ी सी वीकनेस थी, 99 के आसपास अभी आ चुका है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस पूरे स्पेस में हिंदुस्तान कॉपर ये एक स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक भी आ रहा है। करंट लेवल्स 345, 347 के हैं। तेजी बनती है तो वापस से इसके 52 वीक हाइस 365, 367 तक ये जा सकता है। करंट लेवल से इसे भी लॉन्ग किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट 339। ओके, कोफोर्ज और हिंदुस्तान कॉपर, ये दो पिक्स हो गई आपके जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। वैसे श्रीकांत जी, अभी हम सुन रहे थे आशीष को, और जिस तरीके से रुपए में गिरावट है, बाजार तो उसको लेके चिंतित है, लेकिन कुछ सेक्टर्स, अभी आपने आईटी स्पेस का भी जिक्र किया, उसके लिए फायदेमंद है। तो नियर टर्म में क्या थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक रुपए में गिरावट वाले थीम को प्ले करना चाहिए क्या? और अगर हाँ, तो कौन कौन से स्पेसेस या स्टॉक्स अगर आप बता पाएं जो रडार पे रहे? देखिए, अगर स्पेसिफिकली रूपी के बेसिस पे आईटी चल रहा है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कई सारे डेवलपमेंट्स आईटी में आ रहे हैं। एक तो एंटी एआई ट्रेड इसमें बन रहा है। दूसरा यह है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, जब मार्केट 26,000 पे आ गया है, वहां पे मुझे अगर कुछ खरीदना है जहां पे रिस्क थोड़ी सी लिमिटेड हो, तो उसी के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि आईटी को चुना जा रहा है, क्योंकि इनके वैल्यूएशंस, इनके जो 10 साल के जो लोवेस्ट वैल्यूएशंस थे, उन लेवल्स पे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो करंट लेवल से इन सभी स्टॉक्स में डिसेंट अपसाइड है बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। तो आईटी के साथ साथ मुझे लगता है दूसरा कोई अगर फेवरेबल सेक्टर हो सकता है तो वह है फार्मा, और फार्मास्यूटिकल्स में हमें लगता है कि सन फार्मा, लुपिन जैसे स्टॉक्स में हमें ध्यान देना चाहिए। करंट लेवल सन फार्मा के जो है वो 1805, 1806 के है। यहां से अगर तेजी बनेगी तो ये स्टॉक भी हमें लगता है कि कम से कम 1910, 1930 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। इवेंचुअली 2050 के टारगेट्स सन फार्मा में नजर आते हैं। और लुपिन लेबोरेटरीज, यहाँ पे हमारा एक स्पेसिफिक बुलिश कॉल है। अभी वैसे देखा जाए तो हाल ही में 3-4 दिनों से साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक है, लेकिन 2075 वाला स्टॉक एक बार 2200, सवा 2200 के लेवल्स भी दिखा सकता है। हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज इसने एस्टैब्लिश कर ली है। करंट लेवल से कोई भी करेक्शन अगर आता है, या तो करंट लेवल्स पे भी इसे लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है श्रेया जी। और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखना है तो हम रखेंगे एट 2030। तो 2030 का थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट्स 2250 के नजर आते हैं। ऑल राइट, श्रीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट में शानदार रिकवरी है, डे हाई पर है सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी, सभी के सभी इंडेक्स। देखते हैं ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या नहीं। इस शो को समेटेंगे, इसके बाद कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।